नमस्ते दोस्तों, आज आप सुनेंगे श्री रूप सिंह चंदेल जी का लिखा हुआ उपन्यास सुखन साज का आखिरी भाग 8। पिछले भाग में आपने सुना धीरे धीरे नीलम और उनकी माँ निर्मला सिंह लालमणि जगलाल से प्रभावित होती गईं और एक दिन लालमणि जगलाल ने नीलिमा सिंह को शादी के लिए प्रपोज किया। नीलिमा तुरंत कोई उत्तर नहीं दे पाई। उसने अपनी माँ से मिलने की सलाह दी। लालमणि सुनकर बहुत खुश हुआ और नीलिमा सिंह की माँ जी से मिला। उनको झूठ बोलकर भ्रम में रखा कि उसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका है। निर्मला सिंह ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अब सुनिए आगे की कहानी अंतिम भाग 8 में। नीलिमा के घर से लौटते हुए एक वाइन शॉप से लालमणि ने बियर की 3 बोतलें खरीदी। उस दिन वो इतना प्रसन्न था कि उसने तीनों ही पीने का इरादा किया। वैसे वो सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शनिवार रात भोजन से पहले बियर लेता था और केवल 1 बोतल। फ्लैट पहुंचकर उसने नौकर को मना किया कि वो डिनर नहीं करेगा। उसने कपड़े बदले, किचन से बियर का ग्लास, नमकीन, भुने काजू लिए और सोफे पर बैठकर बोतल खोली। 2 बोतलें उसने फ्रिज में रख दी थीं। नौकर ने यह जानने के लिए दरवाज़ा खोला कि शायद उसे चाय चाहिए हो, लेकिन जब उसने गिलास में उसे बियर ढालते देखा उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो नीलिमा सिंह के साथ होने वाले विवाह को लेकर सोच में इतना डूबा हुआ था कि नौकर के दरवाज़ा खोलने का उसे एहसास नहीं हुआ। यदि होता तब वो चीख पड़ता। नौकर पर वो कितनी ही बार चीख चुका था। वो डरता था नौकरी से निकाले जाने को लेकर। ये धमकी लालमणि उसे कई बार दे चुका था। नौकर की मामूली त्रुटि उसे क्रोध से भर देती थी। कई बार ऐसे अवसर भी आए कि वो उसे मारने को उद्यत हुआ, लेकिन अपने तने तमाचे को नौकर के गाल तक ले जाकर उसने रोक लिया था। नौकर बेहद गरीब परिवार से था। लालमणि के क्रोधित होने पर वो 2-3 बार उसके चरणों पर गिर चुका था और यही कारण था कि लालमणि उसे मारने के लिए उठा अपना हाथ रोक लेता रहा था। लालमणि रात 2:30 बजे तक पीता रहा और अगली योजना पर विचार करता रहा। सबसे पहली समस्या कल्पना को तैयार करना था। उसे विश्वास था कि वो उसे तैयार कर लेगा। उसकी मुख्य समस्या कल्पना नहीं बल्कि उसके पिता थे। लालमणि के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वो ससुर के रोड़ा अटकाने को लेकर चिंतित था। हरक सिंह रावत ने सेना से हवलदार के रूप में अवकाश ग्रहण किया था। पढ़े व्यक्ति थे, वो तेज भी थे। उसके पिता के होने पर हरक सिंह को समझाया जा सकता था, लेकिन यदि कल्पना ने उसकी बात अपने पिता तक पहुंचा दी तब सारा खेल बिगड़ जाना था। उसके तलाक के बिना कुछ संभव नहीं था और यदि वो उसे तैयार करने में सफल रहा तब भी सहमति से तलाक में 6 माह से अधिक का समय लगना था। तब तक वो कैसे नीलिमा को समझा कर रख सकेगा? उसे तो समझाया जा सकता था, लेकिन उसकी माँ को? सोचते हुए उसका दिमाग शून्य हो गया। एक बार लगा कि निश्चित ही वो नीलिमा को खो देगा, लेकिन खोने की बात तो तब होगी जब लोगों को ये जानकारी होगी कि मैं उसके साथ विवाह करने जा रहा हूँ। मैं विवाह होने तक किसी को हवा भी नहीं लगने दूंगा और करूँगा भी तो कोर्ट मैरिज। तभी उसे एक विचार कौंधा। कोर्ट मैरिज के समय मेरे 1-2 मित्रों को होना चाहिए, वरना नीलिमा को शक हो जाएगा। तभी उसे अपने कॉलेज के दिनों के खास मित्र भुवनेश तिवारी की याद हो आई, जो उसके साथ अल्मोड़ा कॉलेज में था और बीए करने के बाद पीसीएस में चयनित होकर उन दिनों गोरखपुर में सेल्स टैक्स में था। वो मेरा इतना गहरा मित्र है कि उसे सब कुछ बताया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे गोरखपुर जाना होगा। जाऊंगा। पहले मैं कल्पना को तैयार करने के लिए अल्मोड़ा जाऊंगा और फिर गोरखपुर। यदि कल्पना मान गई तब उसी समय एक ही एडवोकेट द्वारा कोर्ट में सहमति से तलाक के लिए आवेदन कर दूंगा। मुझे अपनी माँ को भी मनाना होगा, जो पुराने ख्यालों की होने के कारण इस बात का विरोध कर सकती हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि कल्पना उनकी सेवा के लिए उनके साथ रहेगी, तलाक तो मैं केवल नीलिमा के साथ विवाह के लिए लूँगा। कल्पना को उसके वही अधिकार हासिल रहेंगे जो उसे अब तक हासिल रहे हैं। विभूति को देहरादून, शिमला या नैनीताल के किसी बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दूंगा और नीलिमा को ये जानकारी होने ही नहीं दूंगा कि कल्पना से मेरे कोई संतान भी है। कभी उसे लेकर अल्मोड़ा नहीं जाऊंगा। वैसे भी वो अपने ऑफिस में इतना व्यस्त रहती है कि शायद ही जाने के बारे में सोचे। अगले ही दिन
2 सप्ताह के अवकाश के लिए आवेदन करने और ये जानकारी नीलिमा और उसकी अम्मा को देने का निर्णय करने के बाद उसे लगा कि उसकी योजना निरापद है। उसने चैन की सांस ली और सोने चला गया। दिल्ली आने के बाद लालमणि जगलाल ने केवल 3 बार अवकाश लिया था, हर बार 2 दिनों का। वो अपनी गाड़ी से रविवार को अल्मोड़ा जाता और मंगलवार को लौट आता था। शाम ऑफिस से सीधे वो नीलिमा के घर गया। नीलिमा उस समय घर पर नहीं पहुंची थी। निर्मला सिंह ने उसका स्वागत इस प्रकार किया जैसे वो उसका दामाद बन चुका था। अम्मा जी, मैं आपको ये बताने आया था कि मैंने 15 दिनों का अवकाश लिया है। अल्मोड़ा जाकर माँ को बताना है और उनसे शादी के बारे में डिस्कस करना है। वर्षों से घर का मेंटेनेंस नहीं हुआ है। पिताजी ने सेना से वापस आने के बाद करवाया था। उनके जाने के बाद माँ के वश में नहीं था उसका मेंटेनेंस, और मैं भी समय नहीं निकाल सका। वो तो करवाना ही होगा। शादी आप वहीं से करेंगे ना? मेरी माँ तो यही चाहेंगी। लालमणि के ये कहने के साथ ही ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला और नीलिमा ने प्रवेश किया। आसमानी रंग की साड़ी में वो बहुत सुंदर दिख रही थी। ओह, आप? बेसाख्ता नीलिमा के मुँह से निकला। 1 मिनट। हाथ में पकड़े जूट का बड़ा थैला और कंधे पर पर्स लटकाए वो अपने कमरे की ओर तेजी से गई। जाते हुए उसने माँ को किचन में चाय बनाते देखा। 2 मिनट बाद ही वो लौट आई और लालमणि से पूछा, आपको आए देर हो गई? 10 मिनट हुए। नीलिमा उसके सामने सोफे पर बैठी तो लालमणि अपने को रोक नहीं पाया। साड़ी बहुत सुंदर है, आप परी लग रही हैं। थैंक्स, नीलिमा ने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना कहा। लालमणि ने सोचा था कि उसकी प्रशंसा से नीलिमा प्रसन्न होगी, लेकिन वैसा न देख कर वो झेंपा। मन आशंकित हो उठा, कहीं इसने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया। कुछ देर तक वो सामने की दीवार की ओर देखता रहा, फिर बोला, मैं रविवार को अल्मोड़ा जाऊंगा। मैंने 2 सप्ताह का अवकाश लिया है। अम्मा से बात करना है और घर की मरम्मत करवाना है। ओके। इस बार भी नीलिमा का चेहरा भावहीन रहा। अभी तक ऑफिस शायद आपके दिमाग से निकला नहीं है। ऑफिस साथ आता है। नीलिमा कुछ प्रकृतस्थ हुई। उसने लालमणि को हाँ तो कह दिया था, लेकिन उसके मन में तभी से उथल पुथल चल रही थी कि उसका निर्णय सही था या नहीं। दिन भर वो यही सब सोचती रही थी। अंततः उसने सोचा था कि शादी एक रिस्क है, जुआ है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद बाद में ठीक नहीं रहता। बहुतों की ज़िंदगी बहुत शांतिपूर्वक बीतती है। मेरी माँ और पिताजी उदाहरण हैं। मलिक अंकल और उनका परिवार भी एक आदर्श परिवार है। जिन भी लोगों से हम परिचित हैं सब सुखी हैं। निरुपमा क्यों विवाह नहीं करना चाहती मालूम नहीं। वो स्वतंत्र रहना चाहती है। उसका मानना है कि विवाह करने के बाद जो पारिवारिक बंधन होता है उसमें वो अपनी प्रतिभा का श्रेष्ठतम नहीं दे पाएगी। लेकिन अम्मा इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका सोचना भी सही है। निरुपमा का अपना परिवार है, जबकि मेरे पास अम्मा के अलावा कोई नहीं, और वो भी बूढ़ी हो रही हैं। उन्हें मेरे अकेले रह जाने की चिंता है। निरुपमा को आदर्श मानकर मैंने भी इस बारे में सोचना छोड़ दिया था, वरना अब तक तो कब की शादी हो चुकी होती, बच्चे भी होते। आज अम्मा के कारण निर्णय लेना पड़ा, लेकिन जैसा कि मैंने अब तक अनुभव किया है, लालमणि में कोई ऐब नहीं। इतने दिनों में मैं उसे चाहने भी लगी हूँ, और वो तो शायद पहली मुलाकात से ही मुझे चाह रहा है। नीलिमा एक बार पुनः सोच में डूब गई थी। क्या सोच रही हैं? लालमणि के टोकने पर अचकचा गई नीलिमा। तभी माँ के चाय लेकर आने से वो उत्तर देने से बच गई। लालमणि छुट्टी पर जा रहे हैं, निर्मला सिंह ने मेज पर चाय रखते हुए कहा। अभी बताया, नीलिमा बोली। शुक्रवार को लालमणि ने फ़ोन किया। लंच के समय मैं कृषि भवन के गेट पर आपका इंतज़ार करूंगा। केवल लंच समय टहलते हुए उस दिन की तरह आगे की योजना डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके। नीलिमा और वो टहलते हुए बोट क्लब तक गए। लालमणि ने कहा, नीलिमा, मैं बहुत सादे ढंग से विवाह करना चाहता हूँ, आपका क्या विचार है? मैं भी वही चाहती हूँ। बूढ़ी होने को आई, पिताजी भी नहीं हैं जो सब संभालते। हम बूढ़े तो अभी नहीं। नीलिमा ने घूर कर लालमणि की ओर देखा। तो जनाब अपने को जवान समझने की भूल कर रहे हैं। मैं 32 पार कर चुकी हूँ। लड़कियाँ 30 तक ही जवान मानी जाती हैं और लड़के 35 तक। यदि मैं गलत नहीं तो आप 37-38 के हैं। ठीक कहा, लेकिन सच स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं लालमणि जी। फिर भी आप भी? मुस्कुरा दी नीलिमा। मैं कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ, वो भी कम से कम लोगों की उपस्थिति में।
जितने की उपस्थित कोर्ट के लिए आवश्यक होती हो। मेरी ओर से मेरी अम्मा और मेरी मित्र निरुपमा और उसके पिताजी होंगे बस। इस बारे में अल्मोड़ा से लौटकर विचार कर लेंगे। मैंने अपना विचार बता दिया और मैं अपने निर्णय पर अटल हूँ। आपको अपनी अम्मा जी से इस बारे में बात करना होगा। अवश्य, लालमणि ने नीलिमा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। यह पहली बार था। नीलिमा ने कितनी ही बार पुरुष अधिकारियों से हाथ मिलाए थे, लेकिन लालमणि के हाथ के स्पर्श की अनुभूति बिल्कुल ही अलग थी। वो सिहर उठी थी। कई महीनों बाद लालमणि कल्पना के साथ था। रात गहरा चुकी थी। बेटा विभूति दादी के साथ सोया हुआ था। बल्ब की मध्यम पीली रोशनी कमरे में फैली हुई थी। रात अंधेरी थी। शीशा लगी खिड़की के बाहर झींगरों की झंकार थी या सड़क पर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़। कल्पना, तुमने उत्तर नहीं दिया। कल्पना के अर्धनग्न शरीर को समेटते हुए उसके होंठों पर होंठ रख लालमणि ने पूछा। कल्पना के चेहरे पर गहन उदासी छाई हुई थी। वो चुप रही। लालमणि उसके स्तनों को मसलने लगा। ऐसा करते हुए वो सोच रहा था, इसका शरीर कितना ढीला हो चुका है, अपने शरीर के प्रति कितनी लापरवाह है। इतनी ही उम्र में ये 50 की लगने लगी है। 5 साल बाद तो ये बूढ़ी हो जाएगी। इसके साथ जीवन का आनंद कैसे उठाया जा सकता है। 1 घंटा पहले ये मेरे नीचे ऐसे लेटी थी मानो रबड़ की बनी थी। उसने अपना हाथ उसकी छाती से हटा लिया। उसकी उत्तेजना चरम पर थी, लेकिन कल्पना के श्लथ शरीर ने उसे हतोत्साहित किया। 6 महीने की ही बात है, तब नीलिमा मेरे पास होगी। कल्पना, जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे और विभूति के भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कर रहा हूँ। वो लड़की ऊंचे पद पर है। उसे कभी भी यहाँ नहीं लाऊंगा। विभूति को देहरादून या नैनीताल के किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाऊंगा। मैं उसी प्रकार आता रहूँगा जैसे अब तक। तुम भी अल्मोड़ा में ही रहना चाहती हो। माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। नीलिमा के साथ विवाह के लिए आवश्यक है कि तुम मुझे तलाक दो। तलाक केवल विभाग को सूचित करने के लिए। मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि नीलम से कोई संतान पैदा नहीं करूँगा। हम दोनों बहुत ऊंचे पद से अवकाश ग्रहण करेंगे। तुम उस दिन के बारे में सोचो। तुम विभूति के बारे में सोचो। मेरा, उसका, सब कुछ विभूति का होगा। विभूति यानी तुम्हारा। उसने फिर उसे अपनी छाती से चिपका लिया। कल्पना के बालों पर हाथ फिराया। कल्पना किसी डरी बच्ची की भांति उसके शरीर से चिपक गई और फूट फूट कर रोने लगी। लालमणि उठ बैठा। उसने कल्पना को गोद में बैठा लिया। एक बार फिर उत्तेजना चरम पर थी, लेकिन उसने अपने को नियंत्रित किया। वो उसके आंसू पोंछता रहा और उसे रोने दिया। कल्पना का रोना बंद होने के बाद उसे बिस्तर पर लेटाकर वो उसके ऊपर था। एक बार फिर वो उसके शरीर को रौंद रहा था। कल्पना पूर्ववत उसके नीचे लेटी रही। कोई प्रतिक्रिया नहीं। देर तक कल्पना के शरीर के साथ खेलने के बाद लालमणि उससे अलग हुआ। कल्पना कमरे से अटैच बाथरूम में गई। देर तक उसे उसके मुंह धोने की आवाज़ सुनाई देती रही। मुरझाए चेहरे और शरीर से वो बेड पर आ बैठी और बोली, आप जैसा उचित समझे करें। मैं वो सब करूँगी जैसा आप कहेंगे। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपसे विनती है कि आप विभूति को अपने से अलग नहीं करेंगे। पागल, विभूति का नाम मेरे ऑफिस में बेटे के रूप में दर्ज है और तुम्हारा भी, लेकिन तलाक के कागजात ऑफिस में देकर तुम्हारी जगह नीलिमा का नाम जुड़वाना है। मैं तुम्हें जो वचन दे रहा हूँ, ज़िंदगी भर उसका पालन करूँगा। ये कहते हुए वो उसके गाल सहलाता रहा। अगले दिन उसने सुबह माँ को घेरा। उन्हें मनाने में उसे सारा दिन खपाना पड़ा। माँ ने कल्पना और उससे साथ बैठाकर बात की। जब उन्हें कल्पना की सहमति की जानकारी हुई तो उन्हें विश्वास हो गया कि लालमणि कल्पना के साथ धोखा नहीं करेगा। बेमन उन्होंने अपनी भी सहमति दे दी। उसके अगले दिन लालमणि कल्पना को लेकर कोर्ट गया। परिचित एडवोकेट से बात की और सहमति से तलाक के कागजात तैयार करवाए। गोरखपुर रवाना होने से पहले उसने कोर्ट की कार्यवाही पूरी कर ली। इस सब में उसको 10 दिन का समय लगा। 11वें दिन वो बस से लखनऊ गया। वहाँ पुराने ऑफिस के लोगों से मिला। 2 दिन बाद वो शाम की ट्रेन से गोरखपुर पहुँचा। उसने भुवनेश तिवारी को अपने आने की सूचना फ़ोन पर दे दी थी। ट्रेन रात 11 बजे गोरखपुर स्टेशन पहुँची। रात देर तक वो भुवनेश से कल्पना के साथ तलाक और नीलम के साथ विवाह की चर्चा करता रहा। भुवनेश, ये बात अपने तक ही सीमित रखना और कभी गलती से भी नीलिमा या उसकी माँ से मुलाकात होने पर भी ये नहीं बताओगे कि मैंने कल्पना को तलाक देकर उससे विवाह किया है। मैंने उन लोगों को बताया है कि कल्पना की मृत्यु हो चुकी है।
मैंने विभूति के बारे में भी उन्हें नहीं बताया। यार, तू मुझ पर तो इतना भरोसा कर ही सकता है कि मैं कभी कुछ नहीं बताऊंगा। एक काम और करना भुवनेश। भुवनेश उसकी ओर देखने लगा। तुम्हें पहले ही कहा था कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। नीलिमा भी यही चाहती है। उस दिन तुम्हें दिल्ली में रहना होगा। मेरी ओर से तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है। मैंने अपनी माँ को भी ये सब बता दिया है। पहले तो वो उखड़ गई, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। कल्पना ने उन पर जादू कर रखा है। अम्मा को लग रहा था कि कल्पना को तलाक देकर मैं उसे उसके मायके भेज दूंगा और अम्मा को दिल्ली ले जाऊंगा। वो दिल्ली नहीं रहना चाहती थी। जब मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि कल्पना उनके साथ रहेगी और उसके साथ मेरा रिश्ता तलाक के बाद भी पति पत्नी के ही रहेंगे, मैं पहले की तरह ही अल्मोड़ा आता रहूँगा और विभूति को किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल दूँगा। वो एक क्षण के लिए रुका। बहुत समझाने के बाद अम्मा तैयार हुई। अम्मा का होना तो बहुत आवश्यक है, बल्कि नीलिमा जी के साथ तेरे विवाह के बाद भी उन्हें कुछ दिन दिल्ली में रहना चाहिए। वो सब उसी समय सोचूंगा। फ़िलहाल इतना ही कि तुम्हें कोर्ट में रहना है। तुम सुबह की फ़्लाइट से आ जाना। मैं सब कुछ तुम्हें फ़ोन पर बता दूंगा। चिंता ना कर यार, भुवनेश ने लापरवाही प्रकट करते हुए कहा और दीवार पर टिक टिक करती घड़ी पर नज़रें गड़ाकर बोला, यार 3 बज रहे हैं, 4 घंटे की नींद ले ली जाए। अगले दिन सुबह 10 बजे भुवनेश ने लालमणि को गोरखपुर बस स्टैंड पर छोड़ा। आध घंटा बाद ही लखनऊ के लिए उसे एयर कंडीशन बस मिल गई। रात लखनऊ में से उसका नई दिल्ली के लिए आरक्षण था। ट्रेन में यात्रा करते हुए वो इस बात से प्रसन्न था कि अब तक सब कुछ पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार हो रहा था। उसने मन ही मन ईश्वर को याद किया और सोचा कि आगे भी सब ठीक ही होगा। आधी ज़िंदगी बीतने के बाद मन का साथी मिला है, आगे की ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। वो सोमवार सुबह दिल्ली लौटा। लखनऊ मेल 1 घंटा विलंब से दिल्ली पहुंची। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से टैक्सी लेकर जब वो 8 बजे के लगभग घर पहुंचा, विजय को आलस में डूबा पाया। अभी सोकर उठा है? कड़कती आवाज़ में उसने पूछा। साहब, देर से नींद आई थी। उसके हाथ में अटैची थामते हुए विजय बोला। रात देर तक पीता रहा था? विजय सकपका गया। लालमणि अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। बाथरूम की ओर जाते हुए बोला, जल्दी से चाय बना, फिर नाश्ता। जी साहब। विजय भूला हुआ था कि उसे आज आना था। उसने आटा नहीं गूँथ रखा था। चाय चढ़ाकर वो आटा गूँथने लगा। जब तक लालमणि बाथरूम में रहा, विजय ने आटा गूँथ लिया था। उसने गूँथा आटा कपड़े से ढक दिया, जिससे लालमणि को पता न चले, वरना उसके चीख उठने का डर था, क्योंकि लालमणि का कहना था कि तुरंत गूँथे आटे की चपातियाँ अच्छी नहीं बनती। लालमणि के ड्राइंग रूम में पहुँचते ही विजय चाय लेकर पहुँचा और पूछा, साहब बिस्कुट? नहीं, बस तू जल्दी से नाश्ता और लंच तैयार कर। चाय पीकर जब तक मैं स्नान करूँगा तू सब तैयार कर देना। जी साहब। विजय कुछ सोचता खड़ा रहा। कुछ पूछना है? साहब, अंडा करी बना दूँ? बना दे। लेकिन उसने तत्काल पूछा, सब्जी नहीं है? साहब, लौकी है। आपको लौकी कम पसंद है? लौकी बना। कम पसंद का क्या मतलब? जहर नहीं है ना? कभी मैंने कह दिया तो तब से तू लौकी ही नहीं बनाता? अपने लिए लाया था? जी साहब। तुझे नहीं मालूम था कि मुझे आ जाना है? भूल गया था साहब। ठीक है, जल्दी कर। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नीलिमा का नंबर डायल करने लगा। फ़ोन नीलिमा की माँ ने उठाया। प्रणाम अम्मा जी। खुश रहो। कब आए? कुछ देर पहले ही पहुंचा हूँ। एक क्षण रुककर वो आगे बोला, नीलिमा ऑफिस चली गई? बस जाने को तैयार है। वो फिर 1 सेकंड के लिए रुका, फिर बोला, अम्मा जी मैं शाम को आना चाहता हूँ। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? जी, नीलिमा को बता दीजिएगा। डिनर हमारे साथ करिएगा। जी ठीक है। ऑफिस से वो सीधे नीलिमा के घर नहीं गया। अपने फ्लैट पर जाकर उसने चाय पी, कपड़े बदले। उसने पैंट पर खादी सिल्क का क्रीम कलर का कुर्ता पहना और 8 बजे के लगभग नीलिमा के घर पहुंचा। दरवाज़ा नीलिमा ने खोला। घर के बाहर लॉन और गेट के पास की बत्तियां जल रही थीं। काश बत्तियां न जल रही होती, उसने सोचा। वो इतने अच्छे मूड में था कि यदि बत्तियां न जल रही होती तब वो नीलिमा को किस करता। एक टीस मन में उठी। कोई नहीं लालमणि, कुछ महीनों की ही तो बात है। उसने लंबी सांस खींची और नीलिमा से मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन नीलिमा ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और गेट बंद करने लगी। नीलिमा के हाथ न मिलाने पर एक बार फिर उसके मन के अंदर आशंका के सांप रेंगने लगे। कहीं इतने दिनों में उसने अपना विचार तो नहीं बदल दिया, उसने सोचा।
ड्राइंग रूम में उसे बैठाकर नीलिमा उसके लिए पानी लेने गई। निर्मला सिंह किचन में थीं। सावित्री भोजन पका रही थी। निर्मला सिंह किचन में खड़ी उसे कुछ समझा रही थीं। नीलिमा को पानी का गिलास ले जाता देख वो भी उसके साथ हो ली। निर्मला सिंह के ड्राइंग रूम में पहुंचते ही लालमणि उनके चरणों पर झुक गया। आशीर्वाद देकर उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा और पूछा, बेटा चाय लेंगे या ठंडा? कुछ नहीं अम्मा जी, केवल पानी, वो भी ठंडा नहीं। निर्मला सिंह के बेटा कहने से उसे अपनी आशंका निर्मूल प्रतीत हुई। वो हाजिर है, नीलिमा ने गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। उसके गिलास थामने के बाद निर्मला सिंह बोली, नीलिमा भी कुछ देर पहले ही आई है, उसने भी चाय नहीं पी, मैं भी उसके साथ चाय लेती हूँ। अम्मा जी आप बनवाएं, मैं भी आप लोगों के साथ पी लूँगा। चाय पीते हुए वो अपनी यात्रा की मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाता रहा कि उसने किस प्रकार मजदूर और मिस्त्री लगाकर घर की मरम्मत करवाई, किस प्रकार सफ़ेदी का ठेका दिया। जब वो वहाँ से चला तब सफ़ेदी का काम चल रहा था। आपकी माताजी के लिए तो बहुत भारी होगा वो सब देखना। बिल्कुल नहीं, सफ़ेदी करने वाला हमारा पुराना परिचित है, अम्मा को कोई परेशानी नहीं होगी। नीलिमा अपनी चाय लेकर उठी। सॉरी, आप दोनों चाय पिएं, मैं अपने कमरे से अपने सेक्शन अफसर को फ़ोन करके आती हूँ। ऑफिस साथ लेकर चलती हैं? लालमणि हंसा। यदि कहूँ कि आप चलता फिरता ऑफिस है तो गलत नहीं होगा। नीलिमा मुस्कुराती हुई बोली, मंत्रालय में होते तब पता चलता जनाब। नीलिमा के इस कथन ने उसके अंदर एक उथल पुथल मचा दी। हजारों घंटियाँ बजती प्रतीत हुईं। वो चुप रहा। नीलिमा के जाने के बाद वो बोला, अम्मा जी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। निर्मला सिंह आशंकित हो उठी। कहीं ये इनकार तो नहीं करने जा रहा? बहुत कठिनाई से नीलम को समझाने में सफल हुई हैं और अब ये। फिर भी चेहरे से प्रसन्नता प्रकट करती हुई वो बोली, हाँ हाँ, मेरी माँ ने शादी का मुहूर्त विचारवाया था। मेरे पुराने परिचित एक पंत जी हैं जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं। उन्होंने हाल फिलहाल कोई तिथि होने से इनकार किया है। उनके अनुसार शादी अक्टूबर के अंत में या नवंबर की किसी तिथि को हो सकती है। लेकिन आप दोनों ने तो कोर्ट मैरिज का निर्णय किया है, उसके लिए मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं होती। दरअसल निर्मला सिंह को भय सताने लगा था कि कहीं मुहूर्त के बहाने वो इनकार का रास्ता न खोज रहा हो। वो जितनी जल्दी हो विवाह कर देना चाहती थी। गांव में रहने तक उनकी सोच रूढ़िवादी रही थी, लेकिन दिल्ली आने के बाद वो पति के प्रगतिशील विचारों से प्रभावित होकर उनमें आमूल चूल परिवर्तन आ गया था। दरअसल मेरी माँ ये सब बहुत मानती हैं और मेरे माँ के अलावा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। गांव में कुछ खानदानी हैं, लेकिन पिताजी के शहर में मकान खरीदने और गांव का घर ज़मीन बेच देने के बाद गांव से कोई संबंध नहीं रहा। मेरा भी तो यही हाल है बेटा, उदासीन स्वर में निर्मला सिंह बोली। माँ के ये कहने के साथ ही नीलिमा भी आ गई। उसने माँ को कहते सुन लिया था। उसके ये जानने के बाद कि लालमणि की माँ नवंबर में विवाह करना चाहती हैं, उत्साहित स्वर में बोली, अम्मा आपको इतनी जल्दी क्या है? वो इस बात से प्रसन्न थी कि विवाह बंधन से उसे 6 माह के लिए मुक्ति मिल रही है। वो अभी भी दिल से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ को भी नहीं निराश करना चाहती थी। भोजन तैयार करने के बाद सावित्री चली गई थी। भोजन करते समय भी शादी की चर्चा होती रही। रात 10:30 बजे जब लालमणि नीलिमा के घर से निकला, ये सोचकर प्रसन्न था कि सब कुछ उसकी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ही हो रहा है। कोर्ट से 15 नवंबर की तारीख मिली। निर्मला सिंह की इच्छा थी कि कोर्ट में शादी से पहले दोनों किसी आर्य समाज मंदिर में विवाह करें, जिसमें दोनों ओर के कुछ लोग सम्मिलित हों। शादी के बाद वो किसी होटल में नीलिमा और लालमणि के ऑफिस के कुछ लोगों और कुछ परिचितों को दावत देना चाहती थी, लेकिन इसके लिए ना नीलिमा तैयार हुई और ना ही लालमणि। लालमणि अंदर से चाहता था, लेकिन उसके तैयार न होने का कारण कल्पना और उसके विवाह की वास्तविकता उद्घाटित होने का भय था। उसने कुछ दिन पहले ही कल्पना के साथ अपने तलाक की सूचना अपने विभाग को दी थी। शादी से पहले वो अपने किसी भी ऑफिस के व्यक्ति से नीलिमा को नहीं मिलवाना चाहता था, बल्कि उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि वो उसे कभी अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से मिलवाएगा ही नहीं। साहित्यिक कार्यक्रमों में उसने जाना छोड़ दिया था और सोच लिया था कि शादी के बाद भी नहीं जाएगा। शादी से 1 सप्ताह पहले वो अपनी माँ को ले आया। अपनी पिछली यात्रा में उसने माँ से कहा कि वो स्वयं दिल्ली आ जाएंगी। वो उसे स्टेशन पर रिसीव कर लेगा, लेकिन अल्मोड़ा से कभी भी बाहर ना निकली माँ के लिए दिल्ली बहुत दूर थी। तुम आओगे तभी आ पाऊँगी, माँ ने कहा। क्यों नहीं, तुम विभूति और कल्पना को भी ले जाते। आज तक तुम दोनों को ना तो लखनऊ ले गए हो ना दिल्ली। वहाँ किसी को मालूम नहीं होगा कि ये दोनों कौन हैं।
वहाँ सभी को कल्पना को मौसेरी बहन का परिचय देना। अम्मा, कल्पना को जैसा कहूँगा वैसा करेगी, लेकिन विभूति मुझे पापा कह के पुकारेगा तब। उसकी माँ सगुनी देवी देर तक सिर हिलाती रहीं, फिर बोली, तुम सही कह रहे हो। माँ के साथ उसने नीलिमा और उसकी माँ को देने के लिए कुछ कपड़े और गहने खरीदे। उसने अपने प्रशासनिक विभाग को केवल ये सूचना दी कि वो नीलिमा के साथ 11 नवंबर को विवाह कर रहा है। एक दो लोगों ने पूछा भी कि कहाँ कर रहा है। उसने इस बारे में किसी को भी स्पष्ट नहीं किया कि कहाँ कर रहा है। वो जानता था कि यदि एक से भी वो रामकृष्ण मार्ग स्थित आर्य समाज मंदिर की चर्चा कर देगा, तब तो एक दो लोग जासूसी करने के लिए वहाँ पहले से ही उपस्थित हो जाएंगे। आर्य समाज मंदिर में लालमणि की ओर से केवल उसकी माँ थी, जबकि नीलिमा की तरफ से उसकी माँ निर्मला सिंह, उसकी मित्र निरुपमा के पिता, माँ और बड़ा भाई थे। निरुपमा के पिता ने लालमणि की ओर से पिता और निरुपमा के बड़े भाई ने नीलिमा के पिता की भूमिका की। निरुपमा के पिता 80 वर्ष के लगभग थे, जबकि बड़े भाई 58 वर्ष के थे। शादी के बाद मंदिर के पुजारी और वहाँ उपस्थित अन्य लोगों के भोजन की व्यवस्था लालमणि ने कर रखी थी। ये व्यवस्था उसने पुजारी के माध्यम से की थी। नीलिमा ने लालमणि को स्पष्ट कर दिया था कि कोर्ट मैरिज होने के बाद ही वो उसके साथ रहने के लिए जाएगी। सुनकर वो विचलित हुआ था, लेकिन 4 दिन की ही तो बात है, उसने सोचा था। नीलिमा ने भी अपने ऑफिस सूचित किया था। जब लोगों ने निमंत्रण पत्र की बात की, नीलिमा ने स्पष्ट किया कि वो केवल कुछ परिचितों की उपस्थिति में आर्य समाज मंदिर में विवाह करेगी और उसके बाद कोर्ट मैरिज। ऑफिस के लोगों को वो होटल मरीना में दावत देगी। 15 नवंबर को सुबह की फ़्लाइट से भुवनेश तिवारी लालमणि के यहाँ पहुँचा। लालमणि के लिए वो जीवन का एक ऐसा दिन होने वाला था जिसके बारे में नीलिमा से मिलने से पहले उसने सोचा भी नहीं था। वो जब भी किसी पढ़ी लिखी लड़की से मिलता, सोचता कि काश वो उसके जीवन में होती, लेकिन जिसके भी बारे में सोचता, पता करने पर ज्ञात होता कि उसका पहले से ही कोई ना कोई प्रेमी होता या वो विवाहिता होती। उसके ऑफिस में भी 2 युवतियाँ थीं जिनसे उसने निकटता प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन जब बाहर कहीं अचानक हुई मुलाकातों में उसने उन्हें किसी और के साथ हाथ में हाथ डाले घूमते देखा, उसने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया था। सुंदरलाल वसंत की रचनाकार से जुड़ने के बाद उसकी दृष्टि शालिनी पर पड़ी थी, लेकिन उससे बात करके उसने पाया कि ना ही उसका अध्ययन था और ना ही वो अच्छी कवयित्री थी। वो और अंजला केवल सस्ती लोकप्रियता पाना चाहती थीं। दोनों ही धनी परिवारों से थीं और जब तब दिल्ली के कवियों को अपने घर दावतें देती थीं। उनके बारे में उसे ये भी जानकारी मिली कि वे दोनों ही ड्रिंक करती थीं और उनके यहाँ आने वाले कवि केवल इसलिए उनके यहाँ आते थे क्योंकि उन्हें मुफ्त में पीने को मिलती थी। पीता वो भी था, लेकिन कभी शालिनी या अंजला के यहाँ नहीं गया। कमलेश्वर जी की अध्यक्षता के नाटक करने वाले अवसर के बाद वो रचनाकार की गोष्ठी में भी नहीं गया। उसका कारण केवल नीलिमा के साथ निकटता बढ़ाना और उसका विश्वास जीतना रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नीलिमा को कमलेश्वर जी से मिलवाने के बाद वो किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम में नहीं गया और ना ही उसने नीलिमा से किसी कार्यक्रम की चर्चा की थी। नीलिमा के संपर्क में आने और उसके साथ घनिष्ठ होने के बाद उसने पीना बहुत कम कर दिया था। उसने कभी उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो ड्रिंक या स्मोक करता था या यदाकदा अब भी करता है। जिस दिन उसने नीलिमा को प्रपोज़ किया और उसकी स्वीकृति पाई, उस रात उसने अवश्य बियर पी थी। उस दिन के बाद उसने नहीं पी, लेकिन उसके लिए समस्या थी कि वो भुवनेश को कैसे रोकेगा। वो उसकी शादी की खुशी में पीना चाहेगा। मैं उसे मना लूँगा। उसके लिए मैंने हयात में कमरा बुक करवा दिया है। उसने कहा है कि वो सुबह की फ़्लाइट से पहुँचेगा। कोर्ट में 3 बजे पहुँचना है। उसे दोपहर 12 बजे होटल में चेक इन करना है। जाहिर है वो सुबह सीधे मेरे यहाँ आएगा। नाश्ता करने के बाद मैं उसे होटल छोड़ दूँगा। वो वहीं लंच करेगा। 2 बजे उसे पिक करके माँ के साथ ले जाऊँगा। नीलिमा ने कह दिया है कि वो अपनी माँ के साथ सीधे कोर्ट पहुँचेगी। रात देर तक वो सोचता रहा। सुबह 5 बजे ही उसकी नींद खुल गई। उसकी माँ जागी हुई थीं और स्नान करके कोई भजन गा रही थीं। विजय भी जाग रहा था। उसे जगह देखकर विजय बोला, साहब चाय बना दूँ? अम्मा से पूछ ले। बाथरूम की ओर जाते हुए बोला, तू बना ही दे, अम्मा भी पी लेंगी, उनसे क्या पूछना। और सुन। जी साहब। विजय उसकी ओर देखने लगा। 8 या 9 बजे के लगभग मेरे एक मित्र आएंगे, उनके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाना। लंच तू अपने लिए बना लेना, मैं और अम्मा बाहर ही लंच करेंगे। साहब, उन साहब के लिए? वो भी बाहर लंच करेंगे।
सुबह जागने के बाद उसने सोच लिया था कि वो भुवनेश और अम्मा को लेकर 12 बजे होटल पहुंच जाएगा। भुवनेश चेक इन करके कमरे में सामान रखकर नीचे जाएगा। होटल में लंच करके उन्हें लेकर वो 2 बजे से पहले ही होटल से निकल लेगा। अम्मा दोबारा दिल्ली आएंगी या नहीं पता नहीं। कभी 5 तारा क्या, किसी साधारण होटल या रेस्टोरेंट में भी उन्हें लंच या डिनर नहीं करवाता तो तब जब वो जाने को तैयार होती। उन्हें बाहर का खाना पसंद ही नहीं, पहले अपने हाथ का और जब से कल्पना ब्याह कर आई तब से उसके हाथ का। उन्हें ये आशंका है कि नौकरी पेशा नीलिमा घर में भोजन पकाएगी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि इसके लिए ही मैंने विजय को रखा हुआ है। माँ है ना, बच्चों की चिंता हर माँ को होती है। मुझे आश्चर्य है कि कल्पना को तलाक देकर मेरे दूसरी शादी के लिए वो तैयार कैसे हो गई। शायद इसलिए कि उन्हें ये यकीन हो गया कि वो कल्पना के बिना जिंदा नहीं रह सकती और मैं महानगर में अकेले कैसे ज़िंदगी बिताऊंगा। यदि मैं कल्पना को कुछ देकर उसके पिता के घर भेजने की बात करता तब अम्मा प्राण दे देती, लेकिन मुझे दूसरे विवाह की अनुमति नहीं देती। हिंदू विवाह अधिनियम बनना ही नहीं चाहिए था। मुसलमान 4 विवाह कर सकते हैं, लेकिन साले हिंदू ने कौन सा गुनाह किए हैं कि पत्नी पसंद है या नहीं, उसने विवाह किया है तब उसके साथ निर्वाह करना ही है। और तलाक भी, यदि पत्नी तलाक देने को तैयार ना हो तब सालों लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। अमेरिका ब्रिटेन की तरह यहाँ भी तलाक जल्दी होने चाहिए। पार्टनर के साथ निर्वाह हो या नहीं, भले ही एक दूसरे के हर दूसरे दिन सिर फोड़े जाएं, लेकिन तलाक के लिए एड़ियाँ रगड़ते रहिए। सब कुछ पूर्व निर्धारित योजनानुसार हुआ। कोर्ट में गजेटेड अफसर की आवश्यकता थी। निरुपमा का बड़ा भाई और पिता आए थे। बड़े भाई राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सीनियर डॉक्टर थे। कोर्ट से वे 5:30 बजे निकले। नीलिमा उसकी माँ और अपनी माँ को अपने फ्लैट में छोड़कर और विजय को उनकी सेवा का आदेश देकर वो भुवनेश को छोड़ने हयात गया। भुवनेश के बहुत आग्रह के बाद भी उसने ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया। भुवनेश के साथ भावी योजनाओं पर बात करने और बेटे के किसी बोर्डिंग स्कूल में प्रवेश के लिए उसकी सहायता पर चर्चा करने के बाद वो 8 बजे होटल से निकला। अपने फ्लैट में पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि नीलिमा की मां टैक्सी लेकर अपने घर जा चुकी थी। नीलिमा ने ऑफिस से 1 महीने का अवकाश लिया, जबकि लालमणि ने 11 और 15-16 को ही ऑफिस से अवकाश लिया था। उसका मित्र भुवनेश 15 की रात की फ़्लाइट से गोरखपुर जा चुका था। उसके उसी दिन जाने से उसने राहत की सांस ली थी। 20 नवंबर को नीलिमा ने होटल मरीना में अपने ऑफिस के सहयोगियों, अधिकारियों, निरुपमा और उसके परिवार को दावत दी। नीलिमा सुबह ही माँ के पास चली गई थी, जहाँ से वो माँ के साथ शाम 6 बजे होटल पहुँची, जबकि लालमणि जगलाल अपनी माँ के साथ पहुँचा। पार्टी की योजना नीलिमा ने 11 को बना ली थी। उसने अपने यहाँ सभी को कह दिया था। 12 नवंबर को जाकर उसने 50 लोगों के लिए होटल बुक करवा दिया था। उसने होटल वालों से कहा था कि यदि संख्या बढ़ानी होगी तब वो 16 को उन्हें सूचित कर देगी। 16 को सुबह उसने लालमणि से उसके ऑफिस के लोगों और परिचित साहित्यकारों को बुलाने के विषय में पूछा, लेकिन उसने उदासीनता दिखाते हुए कहा, ऑफिस के पूरे स्टाफ को मैंने 16 को ही दावत दे दी थी। पूरे स्टाफ को कैसे? मिठाई और समोसे बंटवा दिए थे। ये क्या बात हुई? नीलिमा बोली। अपने कुछ निकट लोगों को मेरी दावत में बुलाइए, मैं भी उन सबसे मिलना चाहूँगी। परिचित साहित्यकारों को भी बुलाइए। इस पार्टी को केवल अपने कार्यालय और अपनी सहेली के परिवार तक ही सीमित रहने दो नीलम। जब हम हनीमून से लौट कर आएंगे तब एक और पार्टी देंगे। जैसी आपकी मर्जी, नीलिमा ने ठंडे स्वर में कहा। नीलिमा ने अपने अधीन सभी कर्मचारियों के अलावा सभी उच्च अधिकारियों को निमंत्रित किया। सचिव दिल्ली से बाहर होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। उसने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से लालमणि का परिचय करवाते हुए कहा, लाल प्रतिष्ठित कवि हैं। अब तक इनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, दूरदर्शन में हैं। नीलिमा के मुंह से अपने लिए लालमणि के बजाय केवल लाल सुनना लालमणि को अच्छा लगा। शादी का प्रस्ताव देने के बाद से ही वो उसे नीलम पुकारने लगा था। जब वो अपने अधिकारियों को उसका परिचय दे रही थी, वो विनम्रता की प्रतिमूर्ति बना उन सबसे हाथ मिला रहा था। मिस्टर लाल, आप बहुत विनम्र हैं। मैं मीडिया के कुछ लोगों को जानता हूँ, लेकिन उनमें मुझे विनम्रता के दर्शन नहीं हुए। नीलिमा के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा तो लालमणि और अधिक विनम्रता प्रकट करता हुआ बोला, सर, सभी एक जैसे नहीं होते। यू आर राइट मिस्टर लाल। सर, लालमणि जगलाल। ओह, अधिकारी मुस्कुराए। नीलिमा ने प्यार में आपको लाल कहा था। वो एक क्षण के लिए रुके। शी इज़ वेरी ब्रिलियंट एंड नाइस गर्ल।
आप बहुत भाग्यशाली हैं मिस्टर लालमणि कि आपको नीलिमा जैसी लड़की पत्नी के रूप में मिली। जी सर, आप सही कह रहे हैं। मैंने सुना था कि जोड़े ऊपर से बनते हैं, लेकिन अब अनुभव कर रहा हूँ ये सब बकवास है। लालमणि चुप रहा। वो अधिकारी से अधिक बात नहीं करना चाहता था। उसे हर समय ये भय सताता रहता कि कहीं उसके मुंह से अनजाने ही कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे उसकी पृष्ठभूमि का अनुमान कोई लगा ले। ये ऐसे ही नहीं आईएएस बन जाते, एक अलग ही मेधा और प्रतिभा होती है इनमें, वो प्रायः सोचता। ये बातों को पकड़कर उसका विश्लेषण करने में कुशल होते हैं। उसकी नज़र सामने अकेली खड़ी माँ पर पड़ी। सॉरी सर, उसने उस अधिकारी के हाथ जोड़े और माँ की ओर बढ़ गया। वो माँ के पास पहुँचा ही था कि तभी निरुपमा को लेकर नीलिमा उसके निकट आई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, निरुपमा ने उसे बधाई दी। आपको भी हार्दिक बधाई, निरुपमा के चेहरे की ओर देखते हुए लालमणि बोला। उसने देखा उसके बधाई देते ही निरुपमा के चेहरे पर लाली दौड़ गई थी। नीलिमा ने उसे बताया था कि उसकी सहेली ने आजीवन शादी न करने का निर्णय किया है। अध्यापन, शोध और समाज सेवा में वो अपना जीवन लगा देना चाहती है। शी इज़ ग्रेट, उस समय नीलिमा को चूमते हुए लालमणि ने कहा था। तुम भी ग्रेट हो नीलम, तुम्हें पाकर मैं अपने भाग्य पर इतरा रहा हूँ। इतना ना इतराएंगे कि डूब ही जाएं। डूबना है तुम्हारे प्यार में, उसे छाती से लगाते हुए वो बोला था। कुछ मिनट चलकर आंटी और अंकल के पास बैठेंगे, आपकी अम्मा जी को भी साथ ले लें। मेरी अम्मा उनके साथ बैठी हुई हैं। आप लोग बातें करें, तब तक मैं ऑफिस के लोगों को अटेंड करती हूँ। इतना कहकर निरुपमा की ओर बढ़ी। निरुपम, तुम इन्हें लेकर चलो, मैं ऑफिस के लोगों को डिनर के लिए कहूँ, सभी पीने में डूबे हुए हैं। जब तक कहूँगी नहीं, कोई डिनर के लिए नहीं आएगा। और वो तेजी के साथ जॉइंट सेक्रेटरी की ओर बढ़ गई। निरुपमा के साथ जाते हुए लालमणि अंदर से परेशान था। उसकी परेशानी का कारण साथ चल रही माँ थी। हालांकि उसने माँ को भली भांति समझा दिया था कि वो कुछ भी नहीं बोलेंगी, लेकिन अंदर से भयभीत था कि कहीं कोई बात माँ के मुंह से ना निकल जाए। आर्य समाज मंदिर में वो निरुपमा उसके माता पिता और भाई से मिल चुका था। होटल में उसका भाई नहीं आया था। कुछ कदम चलने के बाद उसने निरुपमा से कहा, आप चलिए, मैं 5 मिनट में अम्मा के साथ आ रहा हूँ। निरुपमा ने कुछ नहीं कहा। उसके जाने के बाद लालमणि माँ को एक ओर ले गया और धीमे स्वर में एक बार फिर समझाया कि पूछने पर केवल यही कहेंगी कि वो अल्मोड़ा में अकेली रहती हैं। अब गांव से उनका कोई रिश्ता नहीं रहा, ना ही उनके अपने मायके में कोई है। ट्वील मीके बिल्कुल बुद्धू समझ राखो है, सगुनी देवी ने कहा। नहीं अम्मा, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन फिर भी लोगों का कुछ पता नहीं, खोद कर पूछने लगते हैं। नीलिमा ने हमारे बारे में भी कुछ भी पता नहीं किया। उसके घर में भी माँ के अलावा कोई और नहीं, और ना ही हमारी तरह रिश्तेदारों से संबंध है। ये हमारे हित में रहा। चिंता नहीं कर, हमोल निरुपमाक ईज बाजियो ध्या मिलड़चे नितरे उनको शक है जाल। 1 सप्ताह का अवकाश लेकर लालमणि 21 नवंबर को हनीमून के लिए सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। वो सिंगापुर के हॉलीडे इन में ठहरा। अगले दिन वे गार्डन्स बाय द वे और बॉटेनिकल गार्डन घूमने गए। दिन भर घूमने के कारण नीलिमा थकी हुई थी। वो भोजन के बाद सोना चाहती थी, लेकिन वो हर दिन की तरह उसे देर तक जगाए रखना चाहता था। भोजन के 1 घंटे बाद ही वो उसे प्रेम करने लगा। आज नहीं, बहुत थक गई हूँ, नीलिमा ने करवट बदलते हुए कहा। लेकिन उसने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके बाद वही हुआ जो उसने चाहा था। लगभग आध घंटा तक उसके शरीर से खेलता रहा। नीलिमा छूटने के लिए छटपटाती रही। अंततः अवश्य उसने अपने को उसके हवाले कर दिया। आप पूरे राक्षस हैं, ये प्रेम नहीं बलात्कार है। मेरी प्यारी, मेरे प्रेम का तुम अपमान कर रही हो, अपनी जांघों के बीच उसे दाबे हाँफते हुए उसने कहा। नीलिमा चुप रही। उसने अपने को अलग करके लालमणि शिथिल सा छत की ओर देखता हुआ लेट गया। नीलिमा उठकर बाथरूम गई और लगभग 10 मिनट बाद लौटी। उसके लेटते उसने फिर उसे अपने से चिपटाने का प्रयास किया, लेकिन नीलिमा ने दाहिना हाथ उसकी छाती पर रखते हुए उसे रोक दिया। तुम बहुत बेरहम हो, आपसे कम। नीलम, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। नीलिमा चुप रही। देर तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। काफ़ी देर बाद लंबी सांस खींचते हुए लालमणि बोला, नीलम, तुम मेरी एक बात अन्यथा ना लोगी। नीलम उसकी ओर देखने लगी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहें? एक बार वायदा करो कि मेरी बात का बुरा नहीं मानोगी और जो मैं कहूँगा स्वीकार करोगी। स्वीकार करने योग्य होगी तब। यही तो बात है। स्त्री होने का ये मतलब नहीं कि वो पुरुष की हर बात माने। मैं स्वतंत्र चेता हूँ।
मैं जानता हूँ कि तुम एक योग्य पत्नी हो, स्वतंत्र चेता हो। मेरा मानना है कि अधिकांश नौकरी पेशा लड़कियाँ, और यदि वो तुम्हारी तरह ऊंचे पदों पर होती हैं, तब स्वतंत्र चेता होती हैं। ये आपकी खामख्याली है। पढ़ी लिखी नौकरी पेशा ऊंचे पदों वाली स्त्रियों में अभी वो जागृति नहीं आई कि पूरी तरह स्वतंत्र चेता होकर अपने निर्णय स्वयं ले सकें। अभी भी अधिकांश पुरुषों का मुंह जो होती हैं, वरना सभी सिमोन बहुवार होती। वो होने की आवश्यकता भी नहीं। लेकिन मेरा विश्वास है कि 20-25 वर्षों में यहाँ भी परिवर्तन होगा, और होना भी चाहिए। वो कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, बहरहाल आप अपनी बात कहें। मैं संतान नहीं चाहता। क्या? नीलिमा की चीख से निकल गई। फिर शादी क्यों की थी? पहले ही अपनी ये शर्त क्यों नहीं बताई थी? जनाब, ये ना भूलें कि एक औरत के बच्चेदानी भी होती है, और बच्चे को जन्म देकर ही वो अपने नारीत्व की पूर्णता अनुभव करती है। तुम्हारी बात सही है नीलम, लेकिन मैं नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता ये मैं भी नहीं जानता। मैं चाहती हूँ। लालमणि चुप रहा। वो जानता था कि नीलिमा का यही उत्तर होगा। बहुत देर बाद वो बोला, तुम्हारा चाहना स्वाभाविक है, लेकिन मैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। आप पिता होंगे, फिर भी आप इतना क्रूर नहीं हो सकेंगे कि अपनी संतान की जिम्मेदारी से विमुख रहें। इस सब को समय पर छोड़ दो नीलम। तुम संतान चाहती हो, ठीक, शेष को भविष्य पर छोड़ दो। आप इतना निष्ठुर कैसे रह सकेंगे अपनी संतान और अपने रक्त के प्रति? मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहूँगा नीलम। हम हनीमून के लिए आए हैं, उसे भरपूर तुम भी इंजॉय करो और मुझे भी करने दो। भविष्य में क्या होगा अभी सोचने का वक्त नहीं है। नीलिमा ने लंबी सांस खींची और करवट लेकर सोने का उपक्रम करने लगी। लेकिन लालमणि की बात ने उसके अंदर एक तूफान पैदा कर दिया था। वो बहुत देर तक जागती रही, एक ही करवट लिए, जबकि अपनी बात कहने के 10 मिनट बाद ही लालमणि खर्राटे लेने लगा था। अब सुनिए उपन्यास का उपसंहार। 40 वर्ष बाद 2 बुजुर्ग महिलाएं गुमसुम बैठी थीं। एक के चेहरे पर झुर्रियाँ स्पष्ट बता रही थीं कि उसने जीवन में बहुत संघर्ष किया था, जबकि दूसरी का चेहरा वैसा ही देदीप्यमान था जैसा जवानी में उसका हुआ करता था। पहली थी नीलिमा सिंह और दूसरी थी निरुपमा कौशिक। दोनों नीलिमा के घर में थीं, और नीलिमा अपने उस दीर्घ जीवन की परतें उघाड़ रही थी जो उसने शादी के बाद जिया था। नीलिमा, इसमें तुम्हारा कम दोष नहीं। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था, जब उसने बच्चों की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया और बाद में लखनऊ दूरदर्शन केंद्र का निदेशक बनकर चला गया, कि उससे तलाक ले लो। लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे उससे इतना प्यार हो गया था नीरू, उन दिनों मेरा अपने पर वश नहीं था। जब भी मैं तुम्हारी बातों पर किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने के निकट होती कि उसे कोई ना कोई बड़ा पुरस्कार मिल जाता। लोगों को मालूम हो चुका था कि मैं उसकी पत्नी हूँ। लोग मुझे जब उसे मिले पुरस्कार के लिए बधाई देते, तब मैं गदगद हो उठती और तलाक को लेकर सोच बदल जाती। उसके लखनऊ जाने के बाद भी पहले तुम्हें समझाने का मैं साहस नहीं जुटा पाई थी। तुम सच्ची उसके प्रेम में इतना डूबी हुई थी कि मैं तुम्हें कुछ समझाती तो भी तुम कुछ नहीं समझती। उससे पहली मुलाकात के बाद ही मुझे आशंका हुई थी कि वो तुम्हें छलेगा। तुमने बताया था कि उसने साहित्यिक कार्यक्रमों में जाना छोड़ दिया था। उसने तुम्हें कभी अपने विभाग के किसी व्यक्ति से नहीं मिलवाया। क्यों? तुमने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन मैंने सोचा था कि वो कुछ छुपा रहा था। शादी के बाद कभी तुम्हें अल्मोड़ा नहीं ले गया। अल्मोड़ा तो दूर, तुम्हें उत्तराखंड के किसी भी स्थान में नहीं ले गया। तुमने बताया था कि उसने तुम्हें हनीमून के समय कहा था कि वो बच्चे नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता, ये जानने की तुमने कोशिश नहीं की नीलम? जिस पत्नी को वो मरी बता रहा है वो जीवित है। मैंने अल्मोड़ा कॉलेज के विभागाध्यक्ष को इस बारे में पता करने के लिए कहा था। वो मेरी एक छात्रा का वायवा लेने के लिए आए थे, तब मैंने बात की थी। तुम्हें इसलिए अब तक नहीं बताया कि तुम आहत होती। उसने तुमसे शादी करने के लिए उससे तलाक दिया। आज भी वो जीवित है। लालमणि जगलाल से उसका एक बेटा है, जिसे उसने देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में डाला था। वहाँ से इंटरमीडिएट करने के बाद IIT भागलपुर में BTech और MTech करवाकर आगे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया है। तुमने उसी समय क्यों नहीं बताया था नीरू? जब मैं तुम्हें लगातार उससे अलग होने के लिए समझा रही थी, तब तुम मालूम नहीं किस आशा में, शायद उसमें किसी बदलाव की संभावना सोचकर उसे छोड़ नहीं पाई। अभी भी चेत जाओ नीलम, उसके प्रेम में तुम ऐसी डूबी रहीं कि तुमने अपना लेखकीय भविष्य दांव पर लगा दिया। उसने कभी घर में एक पैसा नहीं खर्च किया, यह तुम मुझे बताया करती थी। बल्कि सरकारी मकान छोड़कर शादी के 2 महीने बाद ही वो तुम्हारे मकान में रहने आ गया था। तुमने कभी उससे नहीं पूछा कि वो अपनी कमाई का क्या कर रहा है? मैं नहीं पूछ सकी,
क्योंकि मैं खुद अच्छी नौकरी में थी, उसके पैसों की मुझे आवश्यकता ही नहीं थी। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मैंने बच्चों के नाम अपने ऑफिस में दर्ज करवाए थे। उसे पूरी तरह बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त रखा, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि वो बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा, ये तुमने नहीं सोचा? नहीं सोचा था। उसने निरुपमा के चेहरे की ओर देखा। लेकिन तुमने बताया कि पहली पत्नी, क्या नाम बताया था उन विभागाध्यक्ष ने? से एक बेटा है, तो स्पष्ट है कि वो उसी की शिक्षा पर खर्च कर रहा था। वो उस पत्नी को भी धन भेज रहा था। उसका नाम कल्पना बताया था उन्होंने। वो उसी घर में रह रही है। उससे तलाक केवल सरकारी खाना पूर्ति के लिए उसने की थी। उसने तुम्हारे दोनों बच्चों, बेटी और बेटे का नाम अपने ऑफिस में नहीं दर्ज करवाए, यही ना? मैंने ही मना कर दिया था, मैं थी ना। मूर्ख ही रही तुम सारी ज़िंदगी। ऑफिस में तेज़ तर्रार अधिकारी के रूप में पहचान बनाने वाली मेरी नीलम घर में भोली बकरी बनी रही, और वो शेर बनकर तुम्हें खाता रहा धीरे धीरे। आंसू छलक आए नीलिमा के गालों पर। निरुपमा ने उठकर उसे छाती से लगाया और बोली, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तलाक का केस डाल दे, अपने लिए नहीं लेकिन बच्चों के अधिकार के लिए। बच्चों के प्रमाण पत्र में उनका नाम है। बच्चों के प्रति उसकी जिम्मेदारी ना निभाने और तुम्हारी अपनी नौकरी की व्यस्तता के चलते तुम्हारे बच्चे वो नहीं बन पाए जो एक शिक्षा मंत्रालय की एक डिप्टी सेक्रेटरी के बच्चों को बनना चाहिए था। आज उन्हें कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिल रही। तुम्हारी पेंशन ना होती तब तुम सब सड़क पर होते। ये तो अपने भाग्य को सराहो कि अंकल को मलिक साहब अपने इस मकान में किराएदार के रूप में लाए और अपने अमेरिका जाते वक्त मकान अंकल के नाम करवा गए। निरुपमा कुछ समय तक चुप रही, फिर बोली, मेरा भतीजा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत ही नामी एडवोकेट है। तुम कहो तो मैं उससे बात करूं। तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। वो ऐसा केस बनाएगा कि लालमणि जगलाल को एहसास होगा कि किसी भली महिला को छलने के क्या दुष्परिणाम होते हैं। वो फिर रुकी एक क्षण के लिए। तुझे पता है कि उसे लखनऊ में कोठी पर कब्जा कर रखा है? मुझे नहीं मालूम। यहाँ से जाने के बाद उसने कोई संपर्क नहीं रखा। एक दो बार फ़ोन पर शुरू में बात हुई थी। उसके बाद जब भी मैंने फ़ोन किया, शायद आईडी कॉलर लगवा रखा होगा, मेरे फ़ोन नहीं उठाए। बच्चों ने किए तो उनके फ़ोन भी नहीं पिक किए। मुझे किसी ने बताया था, शायद तुमने ही, कि वो महानगर में किसी के मकान में किराएदार है। उसके बेटे विभूति के मित्र के पिता का मकान है। वह आईआईटी में उसके बेटे के साथ पढ़ता था। जब ये लखनऊ गया तब इसे सरकारी मकान मिल रहा था, लेकिन सरकारी मकान में रहने के बजाय महानगर में उस कोठी में वो किराएदार बना। क्यों पता नहीं, जबकि उसे 4 या 5 कमरों का सरकारी मकान मिलता। वर्षों उसी मकान में रहा। लालमणि के रिटायर होने से पहले मकान मालिक अपने बेटे के पास अमेरिका चले गए और उसने विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके दूसरी मंजिल का किराए का पूरा पोर्शन अपने नाम अलॉट करवा लिया। अब मकान मालिक के साथ मुकदमा चल रहा है। नीलिमा चुपचाप सुन रही थी। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। नीलिमा की 39 वर्ष की बेटी ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। मम्मी, आप दोनों देर से बात कर रही हैं, अभी तक आपने आंटी को चाय तक के लिए नहीं पूछा। सॉरी रूपम, बहुत दिनों बाद दोनों मिले तो बातों में ऐसा डूबे कि सब भूल गई। निरुपमा की ओर मुड़कर उसने पूछा, नीरू क्या लोगी, चाय या कुछ ठंडा? चाय। बेटा, तुम्हारी नीरू आंटी को चाय बहुत पसंद है। जब हम कॉलेज में थे तब भी ये दिन में 4-5 बार चाय पीती थी। रूपम के किचन की ओर जाते ही निरुपमा ने पूछा, बेटा क्या कर रहा है? और रूपम? विपुल नोएडा की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर का कोर्स किया था ना शायद? हाँ, पिछले 10 सालों से छोटी कंपनियों में काम करने के बाद 2 महीने पहले उसे NIIT टेक्नोलॉजी में जॉब मिली। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी। और रूपम? रूपम ने भी इंद्रप्रस्थ से MBA फाइनेंस किया था। कनॉट प्लेस की एक कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन कोविड के दौरान नौकरी चली गई। तब से घर पर ही है। बहुत कोशिश की लेकिन कहीं मिल नहीं रही। इन दोनों बहुत संकट है, निरुपमा धीरे से बोली। देर तक सन्नाटा वहाँ पसरा रहा। किचन में रूपम के छोटे से खल्लर में अदरक कूटने की आवाज़ सुनाई देती रही। काफ़ी देर बाद निरुपमा बोली, नीलम, बच्चे 38-39 सालों के हो चुके हैं। तुमने कभी इनकी शादी के बारे में नहीं सोचा? बहुत सोचा नीरू। जब भी मैंने रूपम से इस बारे में बात की तो उसका एक ही उत्तर था कि वो शादी नहीं करेगी। वो तुमसे प्रभावित है। हर बार वो कह देती है कि नीरू आंटी ने भी तो नहीं की, तो क्या वो जिंदा नहीं है? और दूसरी बात ये कि आपने की तो कौन सा सुख पा लिया।
पापा ने आपके साथ जिस प्रकार आपके भोलेपन का लाभ उठाया और आपके साथ छल किया, कोई मेरे साथ नहीं करेगा, ये क्या गारंटी है। मेरा भी साहस उस पर दबाव बनाने का नहीं। मेरी अम्मा ने मुझ पर इतना दबाव बना रखा था कि मैंने लाल मणि के बारे में कुछ भी पता नहीं किया। कर सकती थी तब भी किया नहीं, आज तक नहीं किया। तुमने उसके बारे में इतना सब जान लिया। और बेटे की शादी? वो अधिक बात नहीं करता। उसने कभी मना नहीं किया, लेकिन जब भी पूछा मैंने केवल इतना ही कहा कि जिस दिन वो इस योग्य हो जाएगा स्वयं मुझे बता देगा। यार, दोनों बच्चे शादी की उम्र कब की पार कर चुके हैं। दोनों पिता के प्यार से वंचित रहे और अब? नीलिमा ने लंबी सांस खींची और चुप रही। वो झुर्रियोंदार चेहरे पर कोटरों में धसी आंखों से निरुपमा को टुकुर टुकुर ताकती भर रही। ऐसे व्यक्ति को सबक तो मिलना ही चाहिए। दूसरे किसी भोली भाली लड़की के साथ ऐसा ना कर सकें, ये नज़ीर तो बनना ही चाहिए। नीलम, मैं आज ही अपने भतीजे से बात करना चाहती हूँ, केवल तुम्हारी स्वीकृति चाहिए। नीलिमा चुप रही। नीलिमा को चुप देख निरुपमा ही बोली, एक दिन विभाग के मेरे कमरे में 4 प्रोफेसर बैठे थे, 2 हिंदी के और 2 अंग्रेजी के। चारों ही कविताएं लिखते हैं। वे लोग किसी बड़े पुरस्कार की चर्चा कर रहे थे। चर्चा ये कि किस प्रकार साहित्यकार पुरस्कार मैनेज करते हैं। लाल मणि की चर्चा भी आई। शायद उसे भी पिछले दिनों कोई बड़ा पुरस्कार मिला है। हाँ, मिला है। उस चर्चा में ये बात भी कि किसी ने कहा कि उनकी दूसरी पत्नी दिल्ली में रहती हैं और पहली पत्नी, जिसे तलाक देकर लाल मणि ने दूसरा विवाह किया था, उनके दिल्ली से लखनऊ जाने के बाद उनके साथ रह रही हैं। निरुपमा फिर एक क्षण के लिए चुप रही। नीलिमा के चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा निष्प्रभ था। फिर बोली, तो माय डियर नीलम, लोगों को सब मालूम है, भले ही लोग सामने कुछ ना कहते हों, लेकिन आपस में एक दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं और साहित्यकार कुछ अधिक ही करते हैं। रूपम चाय और नमकीन आदि ले आई थी। मेज़ पर चाय रखते हुए उसने पूछा, आंटी, लंच में कोई विशेष आइटम? बेटा, लौकी की सब्जी और चपाती। रूपम हंसी, ठीक आंटी। रूपम, आलू परवल की सब्जी, अरहर की दाल, चावल और चपाती, रायता भी बना लेना। नीलम ने कहा। परवल मुझे दे जाओ, छील दूंगी। नीलम ने कहा। नीलम, आलू नहीं और ना ही चावल, मुझे शुगर है। तुम्हारी तरह मुझे टहलने का अवसर नहीं मिल पाता। दिन भर डिपार्टमेंट और रात देर तक छात्रों के साथ। बहुत थक जाती हूँ, सुबह जाग नहीं पाती। तुम्हें तो यूनिवर्सिटी में बंगला मिला हुआ है, पास ही कमला नेहरू पार्क है, इतना बड़ा पार्क। सुना है कि अब उसे बहुत अच्छा बना दिया गया है। सुबह उसके गेट के बाहर 50 गाड़ियाँ लगी होती हैं। जब हम पढ़ते थे तब ऐसा नहीं था। अब लोग स्वास्थ्य को लेकर अधिक ही जागरूक हो गए हैं, क्योंकि अब अधिक ही लोगों को शुगर और दूसरी बीमारियां हो रही हैं। रूपम के जाने के बाद फिर देर तक सन्नाटा रेंगता रहा। चाय का पहला घूंट लेने के बाद निरुपमा बोली, नीलम, अधिक ना सोच, मैं भतीजे से आज बात करूंगी। नीलिमा का चेहरा गंभीर हो उठा। वो देर तक चुप रही। निरुपमा उसके चेहरे पर आ जा रहे भावों को पढ़ने की कोशिश करती रही थी। मंत्रालय में एक बोल्ड अधिकारी के रूप में पहचान बनाने वाली नीलिमा इस मामले में इतना बुज़दिल होगी नहीं सोचा था। निरुपमा सोच रही थी, तभी उसे नीलिमा का स्वर सुनाई दिया। नीलिमा कह रही थी, नीरू, अपने भतीजे से बात करना। मेरी ये बात तुमने पहले मान ली होती नीलम, तो असमय चेहरे पर झुर्रियाँ न पड़ी होती। एक दिन तो पढ़नी ही थी नीरू, उम्र को कौन रोक पाया है। देर से ही सही, तुमने सही निर्णय लिया। मैं आज ही अपने भतीजे से बात करके जल्दी ही आगे की कार्यवाही प्रारंभ करवा दूंगी। आंटी, पिछले 15 सालों से मैं मम्मी को कह रही थी, लेकिन इनकी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था। रूपम ने ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हुए कहा, थैंक्स आंटी कि आप वो पर्दा हटाने में आज सफल रहीं। देर आए दुरुस्त आए रूपम, निरुपमा कहती हुई नीलम के पास गई और उसे गले लगाती हुई बोली, नीलम, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये लड़ाई तुम अपने लिए नहीं, नारी अस्मिता के लिए लड़ोगी। निरुपमा के गले लगी नीलिमा की आंखें भीगी हुई थीं। वो सोच रही थी कि उसने इतना देर क्यों की। अब तक तो वो इस लड़ाई को किसी अंजाम तक पहुंचा चुकी होती। अभी आप सुन रहे थे श्री रूप सिंह चंदेल जी का लिखा हुआ उपन्यास सुखन साज धारावाहिक रूप से। आज उपन्यास समाप्त हुआ। आशा है उपन्यास आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।